नमस्कार साथियों, वैदिक IAS में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स UPPCS 2021 के लिए, तो हमारी से 3 से 4 क्लासें मेरी हो चुकी है और इवन लास्ट टाइम हमने सूचकांक आपको इंडेक्स पढ़ाए थे जो भी इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम्स में आने के लिए। और इसके बाद हमने बताया भी था कि या तो फिर जो पूरा डिटेल दिया था आपको कि हमारी क्लास क्या होगी, तो उसमें जो है अगला टॉपिक है, ये तो हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब जो अगला टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित घटनाक्रम है। ठीक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित घटनाक्रम। हमने कहा था कि जैसे देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पोर्शन अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है कि उसी में पर्यावरणीय भी रहता है, आर्थिक भी रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हमने उस चीज़ को वहाँ ना बता के इसको कई पार्ट्स में सेगमेंट में तोड़ दिया और छोटा छोटा पढ़ाने का प्रयास किया ताकि 15 से 20 मिनट में सारी चीज़ें कवर हो जाए। जैसे कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंसी बहुत ज़्यादा है, उसको ऐसे ही फैक्ट के रूप में देखते चलो। जैसे कि एक क्वेश्चन लग रहा है जो कि मुझे 100% इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा, और वो कौन सा क्वेश्चन है, जैसे अल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा दे दिया है और दुनिया का ये पहला देश है। ये चीज़ याद रखना कि बिटकॉइन को मान्यता या लीगल टेंडर जो भी दो, बिटकॉइन को मान्यता देने वाला या लीगल टेंडर देने वाला विश्व का पहला देश अल साल्वाडोर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब बिटकॉइन क्या है, इसके बारे में अगर मान लीजिए हो सकता है ऑप्शंस में इससे रिलेटेड कोई चीज़ें पूछ ले, तो पूछ ले आपसे बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, और ये सबसे पहली बार दुनिया में 2009 में आया। मतलब 2009 से हमने जाना कि बिटकॉइन क्या होता है। ये इसका शब्द भी पहली बार 2009 में इवेस्ट आया। और अर्थव्यवस्था में क्या करता है, मतलब अगर ये चीज़ें क्या कहते हैं, अगर ये अल साल्वाडोर अगर बिटकॉइन को क्या कहते हैं लीगल टेंडर का दर्जा दे देता है तो इसको क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा का मतलब होता है कि ये छोटा सा कंट्री है, जितने पैसे इसमें आते हैं इस देश में वो रेमिटेंसेस के माध्यम से आते हैं, मतलब प्रेषण के माध्यम से। प्रेषण का मतलब हो गया यहाँ के जो लोग कमाने विदेश जाते हैं वो पैसा भेजते हैं अल साल्वाडोर में, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस के माध्यम से। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो व्यक्ति बाहर गया है कमाने वो बिटकॉइन में भी पैसा भेज सकता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में मुझे तो लग रहा है आई होप 100% आएगा। इसी से रिलेट करके एक क्वेश्चन और नोट कर लेना इसी के नीचे कि बिटकॉइन निवेश में अमेरिका इस समय शीर्ष पर है और भारत जो है 18वें स्थान पर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो USA जो है निवेश पर सबसे शीर्ष पर है। ठीक, अब आगे देखिए कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो ज़रूरी है पढ़ाना। जैसे एक इशू मुझे लग रहा है RCEP का इम्पॉर्टेंट है और बेसिकली लोग भूल के चले जाते हैं। तो RCEP का एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसकी शुरुआत सिंगापुर से हुई। तो इसको कई तरीक़ों से पूछ सकता है। पहले तो RCEP है क्या, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और किन किन देशों ने मिलके की, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते होते हैं। तो आसियान के इसमें देश थे, आसियान के 10 देश थे और 5 अन्य देश थे। इन्होंने मिलके समझौता किया और सबसे पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया, सिंगापुर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और ये अगर RCEP प्रभावी होगा तो क्या होगा, RCEP के प्रभावी होने से वैश्विक व्यापार में बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, और जो ये कंट्रीज़ हैं, मतलब आसियान के जो 10 कंट्रीज़ हैं और ये 5 कंट्रीज और हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह हैं, तो ये 15 देश जो है विश्व के GDP में 30% का उत्पादन करते हैं। अगर सोचिए, अगर ये 30% का उत्पादन करते हैं, ये मिलके आपस में समझौता करेंगे और अपनी इकोनॉमी को और बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा GDP में वैश्विक व्यापार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ों इनको याद रखना, और जो मेन चीज़ें जानने वाली चीज़ें हैं वो सिंगापुर को याद रखना। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। बाकी अगर पूछता है कौन कौन से कंट्रीज, तो आसियान के 10 हैं और 5 अन्य कंट्रीज हैं, 5 अन्य कंट्रीज भी पढ़ लेना। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, PCS में बड़ा टिपिकल लगता है, कहानी बन नहीं पाती है कि आपको कैसे बताया जाए, इसलिए कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा डीप में जाके बताएं ताकि आपके दिमाग से चीज़ें स्लिप ना करें। ठीक है, जैसे एक इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश बन गया है। ठीक है, इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा 5वां कह सकते हो FDI प्राप्त करता देश हो गया है। अब ये रिपोर्ट जारी हुई थी और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है ये भी पूछ सकता है, तो ये अंकटाड जारी करता है। ठीक है, अंकटाड जारी करता है। ठीक, और
अगर इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान देशों में अभी LIC को बीमा ब्रांड में सबसे ज़्यादा LIC को शामिल किया गया। तो ये भारत का क्वेश्चन है और भारत में LIC काफ़ी चर्चित है। तो अगर ये पूछता है तो 10 शीर्ष स्थानों में 10वां ही स्थान मुझे लग रहा है कि 10वां ही स्थान है जो LIC को मिला है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको याद करने की ज़रूरत है और आर्थिकी घटनाक्रम में। और मुझे लग रहा है ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और दिमाग से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, हम लोग कुछ और ऑप्शन में करके चले आते हैं। एक सूचकांक है आर्थिकी का, मैंने आपको सूचकांक में ना पढ़ा के आर्थिक में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जैसे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें जानने वाली क्या बात है कि अमेरिका की एक थिंक टैंक है जिसका नाम हेरिटेज फाउंडेशन है। ठीक है, अमेरिका की एक थिंक टैंक है जिसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन, ये जारी करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से यही हो जाता है। अगर टॉप कंट्रीज में आपसे पूछता है तो टॉप कंट्रीज में सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। और लास्ट में सबसे पहले याद रखना उत्तर कोरिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जारी कौन करता है, हेरिटेज फाउंडेशन, इसको याद रखना। और एक चीज़ ऐसे चलते बता दे रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछने की संभावना मुझे लग रहा है 100% है और मोस्टली सबको पता होगा कि इफ्को ने बनाया है विश्व का सबसे पहला नैनो तरल यूरिया। मतलब अगर इसको आधा किलो यूरिया को डालते हैं, ठीक है, या आधा लीटर कैसे, आधा लीटर यूरिया को अगर हम डालते हैं तो ये 1 बोरी यूरिया के बराबर होगा। ठीक है, इसको भी याद रखना। अब आगे एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि भारत जो है चौथा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। तो भारत अगर चौथा विदेशी मुद्रा वाला भंडार बन गया तो भारत ने किसको पछाड़ा, इसके पहले भारत का स्थान क्या था, ये अपना दिमाग ले जाना पड़ेगा। देखिए आपको बता दे रहे हैं कि किसको भारत ने पीछे छोड़ा और भारत के पहले कौन कौन से हैं। हो सकता है कि इसको 4 ऑर्डर क्रम दे दे और आपको सीरियल से लगाने के लिए दे दे। तो भारत बना चौथा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा वाला भंडार और चौथा का मतलब भारत इसके पहले क्या था, 5वां था। ठीक है, चौथे स्थान पे क्या था, रूस था। अब भारत ने रूस को छोड़ के चौथा स्थान हासिल कर लिया है और टॉप पे चाइना ही है, फिर जापान है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिर इंडिया है। ठीक है, चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड और इंडिया है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अभी एक अभियान चलाया गया था, आहार क्रांति अभियान। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और अगर ये पूछेगा आहार क्रांति अभियान, ठीक है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये पूछ सकता है कि इसको चलाया किसने है। तो हो सकता है कि आहार क्रांति से आपका दिमाग वहाँ ना जा पाए, लेकिन इसको चलाने वाली जो संस्था है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य मंत्रालय है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसका आदर्श वाक्य क्या था। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है कि मिनिस्ट्री कौन सी जारी करती है या फिर इसका आदर्श वाक्य पूछ सकता है, उत्तम आहार उत्तम विचार। ठीक, उत्तम आहार उत्तम विचार। देखिए इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है वो, और इसी क्वेश्चन को जो मैं आपको थोड़ा सा और 2-3 लाइनें बता रहा हूँ, हो सकता है कि वो असेसन रीजन में पूछे या 1 2 3 4 करके पूछे कि 1 सही है, 2 सही है, 1 2 तीनों सही है, तो वो भी यहाँ से आपका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, रेपो रेट्स वगैरह जो आती हैं, ठीक है, उसको याद करने लेना। जैसे रेपो रेट्स, फिर इसके नीचे रिवर्स रेपो रेट, फिर MSF इज इक्वल टू BR। ठीक, तो ये कितना है, ये कितना है, और MSF को याद रखना, बैंक रेट आपको याद रहेगा। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या कहते हैं, कितना है, 4% है, और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, और बैंक रेट इस समय 4.25 है। बैंक रेट अगर 4.25 है तो बैंक रेट और MSF रेट दोनों सेम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है या ये भी पूछ सकता है। अब एक क्लास लेंगे डीप में इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है उस पर हम आपको बता देंगे। रेपो रेट से ही मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो बेरोजगारी और क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था से कुछ चीज़ें हैं जो मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति, इन सब चीज़ों से पूछता है। तो उस पर एक क्लास ले लेंगे 15 से 20 मिनट का, तो आपका सारा डिटेल जो है क्लियर हो जाएगा। एक डाटा और इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख के जाइए कि 2020-21 के लिए कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान
अनुमान जारी किया गया। ठीक है, कौन जारी करता है देखना, 2020-21 के लिए कृषि का तीसरा अग्रिम अनुमान लगाया गया। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें 2020-21 का हो सकता है पूछे कि रिकॉर्ड उत्पादन कितना है, कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना। ये डाटा कई साल से क्वेश्चन में आ रहा है, तो इस बार भी बेसिकली यही याद रखना, कुल खाद्यान्न कितना है, कितने मिलियन टन में होता है, तो इसको याद रखना 305.44 मिलियन टन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपसे चावल का पूछे तो 12.46 मिलियन टन है, उसके बाद गेहूं का पूछे तो 108 मिलियन टन है, और गन्ना का पूछे तो गन्ना का सबसे ज़्यादा है 392 मिलियन टन, या एग्जैक्ट 392.80, पूरा लिख लो 0.80 मिलियन टन। तो इन चीज़ों को याद रखना, और ख़ासकर विशेषकर इस चीज़ को याद रखना, ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आता है। अभी आर्थिकी में कुछ ऐसी चीज़ें बचेंगी जैसे कि यूपी का बजट, ठीक है, इसी के साथ में इंडिया का बजट, तो उसमें हम एक क्लास लेंगे, क्योंकि उसको इसके साथ में पढ़ाएंगे तो ये क्लास थोड़ा सा खिंच जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो लगभग आधे घंटे की क्लास यूपी और इंडिया के बजट पे होगा। जैसे यूपी के बजट का डाटा भी पूछता है, ठीक है, 270.78 इस तरह के करके है, फिर बजट पे ज़्यादा व्यय कहाँ पे हुआ, ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं, इस तरह की चीज़ें आएंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम आपको वो सारी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और याद रखना, एक CSO का अंतिम अनुमान जारी होता है, CSO जारी करता है, और भारत का जो अनुमानित GDP था, वो जो व्यय किया गया था, वो 7.35% के करीब था, 7.3% लिखा जाता है। तो ये डाटा जो है क्या कहते हैं, अभी 2020-21 के लिए 8% रहने का अनुमान किया गया है। संभवतः पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान देना, अगर आता है CSO से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो 8% रहेगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, IMF से रिलेटेड है, ऐसे नोट कर लीजिएगा। IMF से रिलेटेड क्या है कि 2020-21 के लिए भारत के विकास का जो अनुमान था 12.5% था, याद रखना 12.5% था, लेकिन अभी उसको घटा के कितना कर दिया गया है, 12.5% से घटा के 9.5% कर दिया गया, इसको याद रखना। और एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं आपको, फास्टैग जो भी जारी किया गया, तो फास्टैग के बारे में पूछ सकता है कि जारी करने वाला पहला बैंक कौन था, तो पेटीएम पेमेंट बैंक, ये भी आप याद रखना, नहीं SBI मार के चले आओ, पेटीएम पेमेंट बैंक है, ये हो गया। और एक योजना आई है, वो भी बता दे रहे हैं आपको, एक आशीर्वाद योजना आई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेट करके यूपी के बजट का योजना बताएंगे। जैसे आशीर्वाद योजना कहाँ की है, उड़ीसा की है, और अनाथों की सहायता के लिए, अनाथों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए है, उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो ऐसे ही यूपी में भी योजना चलाई गई है, यूपी की योजनाएं बताएंगे, उत्तर प्रदेश की, और इसके साथ मध्य प्रदेश की भी योजनाएं आपको रिलेट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनाथों की सहायता के लिए कोविड से जो जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए उनके लिए क्या चलाया गया, या इसके अलावा भी क्या चलाया गया, इस तरह का याद रखना। और एक क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया बिटकॉइन वाला, अल साल्वाडोर वाला, और दूसरा क्वेश्चन मैं जो ये बताने जा रहा हूँ कि किस नगर निगम ने म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, तो याद रखना गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, म्यूनिसिपल ग्रीन गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ें और यही देखते चलो, जो PCS का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, PCS का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत जो है तेल कहाँ से लेता है। ठीक है, जैसे भारत तेल कहाँ से लेता है, या आपको इस लैंग्वेज में पूछेगा तेल आपूर्तिकर्ता देश, जो भारत को तेल आपूर्ति करते हैं वो कौन कौन से देश हैं, तो भारत इराक से लेता है टॉप कंट्रीज़ में, उसके बाद फिर USA से लेता है, फिर नाइजीरिया से लेता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, फिर सऊदी अरब से लेता है। तो ये याद रखना, खासकर पहला ऑप्शन ही देता है, इराक से लेता है, नहीं देगा तो फिर USA याद रखना। ठीक है, फिर ये इतने क्वेश्चंस हो गए जो इंपॉर्टेंट थे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के घटनाक्रम में हम लोग आपको बता दिया। अभी दूसरा क्लास भी इसी से रिलेटेड आपको यूपी का और क्या कहते हैं इंडिया का बजट बताएंगे और योजनाएं बताएंगे 15 से 20 मिनट में, ताकि ये आपका पोर्शन ओवरऑल अर्थव्यवस्था का कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।